नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला को आज सीबीआई की अदालत ने जेबीटी भर्ती मामले में दोषी करार दिया है। हरियाणा की सियासत में पिछले दिनों कई उठापटक देखने को मिली है। इससे पहले हजका से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने सही करार दिया था। उधर कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी की खबरें सुनने में आती रहती हैं। दिल्ली की सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे समेत 57 लोगों को 3000 से ज्यादा अध्यापकों को गैर कानूनी रूप से भर्ती करने का दोषी करार दिया है। साल 1999-2000 के दौरान हरियाणा में ये भर्तियां की गई थीं। 61 लोग इसमें आरोपी थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई है और एक शख्स इस मामले में बरी हो चुका है। 17, 19 और 21 जनवरी को सजा पर बहस होगी और अदालत 22 जनवरी को दोषियों को सजा सुनाएगी। इसमें टोटल 61 एक्यूज थे, जिसमें से 4 गुजर गए थे, 1 डिस्चार्ज हुआ था, 3 मर गए थे और 57 एक्यूज है उनको कन्विक्ट किया है और 3 डेट्स लगाई है उनको सेंटेंस पे सुनने के लिए और सेंटेंस के बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनका पनिशमेंट क्या है। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा में उस वक्त के प्राइमरी शिक्षा निदेशक IAS संजीव कुमार एक अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपील की कि चौटाला उन पर शिक्षकों की भर्ती में लिस्ट बदलने का दबाव डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। हालांकि शुरू में खुद को विसिल ब्लोअर बताने वाले संजीव भी अब इस मामले में दोषी हैं। ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला का कहना है कि वो इस मामले को ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा कि भी हम आप 55 लोगों को दोषी मानते हैं, लेकिन दोषी मानने के लिए कोर्ट को ये लिखना पड़ेगा कि किसको किस इशू में और किस बात के लिए दोषी पाया गया है। ये सारी चीजें जब सामने आएगी तब एक्चुअल पता लगेगा कि किस बात के लिए दोषी पाया गया। अगर इसमें इस जजमेंट को इसकी कॉपी आएगी, उसके बाद हम उसको अपने लीगल लोगों को दिखाएंगे, अपने वकीलों से राय करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पे हम इसमें अगला कदम उठाएंगे। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बहरहाल खादी पर एक और दाग लगा है। हरियाणा में अगले साल चुनाव होने हैं और सियासत पर इसका असर पड़ना लाजिमी है। क्या करवट ले रही है हरियाणा की सियासत और इस मामले में क्या सजा आ सकती है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के प्राइम डिबेट में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान विजय सहगल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर गुरमीत सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं, हरियाणा मामलों के जानकार हैं, और विक्रम चौधरी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हैं। विक्रम जी, सबसे पहले हम आपसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज जो फैसला आया, दोषी करार दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, कितनी सजा हो सकती है इस मामले में? अधिकतम कितनी और कम से कम कितनी सजा हो सकती है? 22 जनवरी को उन्होंने फैसले का ऐलान करना है। देखिए, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें सजा का प्रावधान जो है वो 5 वर्ष मैक्सिमम सेक्शन 7 में है और 7 वर्ष सेक्शन 13 में है जी। और अगर IPC के ऑफेंसेज हैं, क्योंकि मेरे पास फैसले की कॉपी नहीं है इसलिए बता नहीं पाऊंगा। अगर IPC के कई ऑफेंसेज हैं जिनमें 7 वर्ष का प्रावधान हो सकता है। अगर 467 IPC है, फौजरी का एक सेक्शन है, उसमें तो उम्र कैद तक की सजा भी प्रिस्क्राइब्ड है। मगर वो जजमेंट देखकर पता लगेगा किस किस सेक्शन में कन्विक्शन हुई है, तो मैक्सिमम सेंटेंस उससे हम डिटरमिन कर सकते हैं। डॉक्टर गुरमीत, अगर सजा होती है, जिस 22 जनवरी को सजा पर फैसला आना है, तो इसका क्या असर रहेगा हरियाणा की राजनीति में? क्या असर होगा? क्योंकि इनेलो पिछली बार जो विधानसभा चुनाव थे उसमें काफी पकड़ मजबूत देखने को मिली थी। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में। नहीं, निश्चित तौर पे जहां तक मेरी जानकारी है, अगर कन्विक्शन हो जाती है और उसको उन्हें कोई इमीडिएट राहत नहीं मिलती बड़ी अदालत से, नेचुरली वो अपील करेंगे, जैसे अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है, तो बहुत बड़ा राजनीतिक झटका होगा उनके लिए, क्योंकि वो इनेलो सुप्रीमो हैं, इनेलो के निश्चित तौर पे सबसे बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जो रीजनल पार्टी होती है खास तौर पर उसमें सारा दारोमदार जो मुख्य नेता है उसके ऊपर होता है। साथ में अजय जी भी उसमें उनको भी दोषी करार दिया गया है। तो अगर ये बरकरार रहती है सजा, तो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल, जिसको अगले साल 2 चुनाव, राज्य का चुनाव भी आपको पता है कि अगले साल एंड में ड्यू है और लोकसभा का भी शुरू में, तो वो बहुत बड़ी राजनीतिक एक घटना होगी। हरियाणा में संभवतः इतनी बड़ी कोई कन्विक्शन आज तक मेरे जानकारी में तो नहीं है। तो एक राजनीतिक दल जो पूरी तौर पे उनके कंधों पर टिका है, उसके यदि वो उनको चुनाव लड़ने पे पाबंदी लग गई, जैसा कि इस एक्ट में प्रावधान है,
तो फिर तो बहुत बड़ी बात है राजनीतिक दृष्टि से। कांग्रेस शायद इससे बहुत खुश होगी, या आज का जो अन्य दल है वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार के आरोप तो पहले से भी लगते रहे, केस और भी चल रहे हैं, लेकिन चौटाला साहब एक ताकत हरियाणा में शुरू से रहे हैं रीजनल पार्टी के तौर पे, चाहे वो पार्टियां बदलते रहे, लेकिन वो उनके नाम पे चलती रही या देवीलाल जी के नाम पे चलती रही। तो और अब हो सकता है कि अभय सिंह जी को आगे आना पड़े अगर पार्टी को उन्होंने बांध के रखना है तो, क्योंकि उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। वो खुद भी विधायक हैं, दोनों पुत्र उनके विधायक हैं, वो खुद विधायक हैं, तो 30 सदस्यीय उनका दल है, उसको बांध के रखना, उसका नेतृत्व करना आने वाले राजनीति के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण बदल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम। विजय जी, जैसे डॉक्टर गुरमीत कह रहे हैं कि हजका की भी हम बात कर रहे थे कि आगे आ सकते, हजका का हमने पहले अभी 2 दिन पहले ही जब कांग्रेस में विलय हुआ है उसे सही करार दिया स्पीकर ने, तो एक तरह से उन्होंने ये कहा कि हजका का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर पूरे हरियाणा की सियासत पर हम नजर डालें तो अब इनेलो सुप्रीमो पर ये आरोप लगते हैं, दोषी करार दिया जाता है उन्हें, उधर हजका पर ऑलरेडी स्पीकर कह चुके कि उसका कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी कोई ऐसा नहीं कि आरोप नहीं लगते, रॉबर्ट वाड्रा डील में हुड्डा सरकार पर भी आरोप लगे हैं, इसके अलावा कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की भी खबरें आती रहती हैं, तो क्या समीकरण हो सकते हैं आगे? मैं समझता हूँ कि ये जो स्थिति पैदा हुई है इसके पीछे भ्रष्टाचार है, पहली बात तो बड़ी साफ है जी। और सीबीआई की अदालत ने जो सारे कागजात देख के जो फैसला सुनाया है उससे प्रथम दृष्टया में तो ये दोष तय किए गए हैं, उन पे फैसला क्या होता है इस पे बहुत निर्भर करेगा। जैसे अभी गुरमीत कह रहे थे, यदि ये इनेलो के खिलाफ, इनेलो के प्रमुख मतलब चौटाला जी हैं, उनके पुत्र हैं जी। अगर ये फैसला नेगेटिव में जाता है और मतलब सजा भी दी जाती है तो आप समझिए कि इनेलो की स्थिति हरियाणा में निश्चित रूप से कमजोर हो सकती है। आपको लगता है जो लोग इनेलो के साथ शुरू से जुड़े आ रहे हैं उन पर इसका असर पड़ेगा क्या? रीजनल क्षेत्रों में जैसे अक्सर ये माना जाता है कि चलिए केंद्र में तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा ही है, लेकिन ये भी कहा जाता है अभी क्योंकि वक्त है लोग भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है, वक्त के साथ लोग भूलते हैं और उसमें आपके कार्यकर्ता कितने कमिटेड हैं। और हरियाणा की अगर आप इतिहास को देखें तो आयाराम गयाराम यहीं से इसकी शुरू हुई थी, दल बदल की भी मिसालें यहाँ हुई थी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इधर से उधर हो जाए, पाला पलट कर लें, तो ये तो एक तरह की सूरजमुखी संस्कृति की तरह ही चलती है राजनीति में समझ। पर इन सब बातों से महत्वपूर्ण यह है कि आप देखिए कि इसमें जो जिस तरह से 2000 शिक्षकों के जेबीटी के साथ के टीचर्स के साथ 3000 से ज्यादा, हाँ 3000 से ज्यादा हुआ और ये बताया जा रहा 3 लाख से 5-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उगाए गए उस वक्त लिए गए थे। ये तो वो निरा भ्रष्टाचार है जी। अब वो सारा दूध का दूध पानी का पानी साफ होकर सामने आ जाएगा और ये एक मिसाल होगी देश के लिए, विशेषकर ऐसे मौके पे जबकि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया माहौल तैयार हो। डॉक्टर गुरमीत, विसल ब्लोअर माफ कीजिए, विसल ब्लोअर थे इसमें संजीव कुमार, लेकिन वो खुद ही दोषी करार दिए गए, आपको पूरा मामला पता है, तो क्या खतरा होता है विसल ब्लोअर के लिए, या इस मामले में कुछ ऐसा रहा कि उन्हें भी दोषी करार दिया गया है? निश्चित तौर पे देखिए, उनकी अपनी जो दामन में छेद थे या अपने चन्नी में छेद थे तभी वो फंसे हैं, है ना। और उन्होंने तो वो बात करी है कि जैसे कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो उनको लगा कि भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो सरकार से जब आउट ऑफ फेवर हो गए और उनको खुद निलंबन हो गया और चीजें हुई उस समय, तो उसके कारण उन्होंने ये मामला उठाया था। लेकिन ये कहना कि सारे विसल ब्लोअर ऐसे होते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत जगहों पर लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। और बिहार में एक इंजीनियर थे जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, उनको जान तक देनी पड़ी। इस मामले में नेचुरली अदालत ये कह रही है, देखिए हम लोगों का ये कार्य तो नहीं है कि हम उसे एस्टेब्लिश कर सके, अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे विकल्प हैं, जब तक वहां से पूरी तरह से इस बात की तायद नहीं हो जाती कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, तब तक कुछ कहना भी जल्दबाजी है। लेकिन यदि जो सीबीआई की इस अदालत का फैसला सही है तो निश्चित तौर पर संजीव कुमार भी इस मामले में शामिल थे। एज प्राइमरी डायरेक्टर उनको कहा गया लिस्ट बदलने के लिए, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया और उन्होंने बदली, यही उन पे दोष है। उस समय भी ये चर्चा चली थी कि उन्होंने लिस्ट बदली। और ना सिर्फ वो दोष है, अगर आप देखेंगे अभी तो बाकी नाम नहीं आ रहा है, शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारी, उनमें से हो सकता है कुछ रिटायर हो गए हो, कुछ अभी सर्विस में हो,
उनको खिलाफ भी मामले, क्योंकि जब लिस्टें बदली गई तो कहा जाता है कि सबने दोबारा हस्ताक्षर किए और एक ओरिजिनल लिस्ट अलग थी जो एक पूर्व अधिकारी थी जिन्होंने वो लिस्ट अलग से सेफ में रख दी थी, जिसके कारण ये मामला आया। भ्रष्टाचार के बहुत से मामले चल रहे हैं, विभिन्न नेताओं पे चल रहे हैं। इस मामले में आप इसे, उनकी तो बुरी किस्मत कहेंगे, लेकिन न्याय के लिए आप इसे अच्छा मानेंगे कि वो 2 लिस्टें मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने सुपरविजन में राजेंद्र लगातार सीबीआई से मॉनिटर करके इस केस को आगे बढ़वाया। एक तरह से जो फैसला आज आया है एक उदाहरण सिद्ध हो सकता है नेताओं के लिए। ये तो लोगों का आप ऐसा नहीं कि अगर आप सत्ता में हैं या आप रसूख रखते हैं तो आप बच के निकल सकते हैं। बिल्कुल, लोगों को ऐसा लगता है, नेताओं को भी लगता है, आम जनता में भी ये धारणा है। चौटाला साहब तो बहुत मजबूत नेताओं में रहे जो अपने टाइम पे उन्होंने बहुत, जिसे हरियाणा में कहते हैं, ठोक के राज किया है। और आज अगर उन्हें इस तरह से जाना पड़ा है, तिहाड़ जेल में वो चले गए, और ये संयोग है कि हरियाणा के गोपाल कांडा जी जो उनके बहुत विरोधी है वो भी आज तिहाड़ जेल में। पहले गोपाल कांडा के समर्थक ही थे, तीसरे माने समर्थक थे, बहुत विरोधी है, और वो लोग एक ही जेल में है। और जहां तक जैसे सहगल साहब कह रहे हैं, देखिए सजा तो होनी ही होनी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप कोई सजा में सजा पर हम बात करेंगे। विक्रम जी ज्यादा बता अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, और उसके बाद भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपको लगता है हाई कोर्ट में अगर वो जाते हैं तो उन्हें राहत मिल सकती है? देखिए ऐसा है, वो तो केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, मगर एक बात जो है वो श्योर है कि अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल and the judgment of the trial court does not attain finality till appeal is decided. So अपील करना कानूनी और फंडामेंटल राइट है और नेचुरली वो अपील करेंगे। अपील, एडमिशन ऑफ अपील भी एज ए मैटर ऑफ राइट होती है। इट विल ऑल डिपेंड कि इनको सजा का क्वांटम कितना होता है, और अगर उस सजा का क्वांटम 3 वर्ष तक होता है तो उनकी बेल लाजमी उसी समय हो जानी चाहिए ट्रायल कोर्ट से ही, और उनको तकरीबन 1 महीने का समय दे दिया जाएगा अपील करने के लिए। ये कानूनी प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रावधान है। मगर अगर उससे ज्यादा सजा होती है, क्योंकि जैसे कि सुनने में आया उनको कस्टडी में ले लिया गया है, तो शायद वो 3 साल से ज्यादा का क्वांटम होगा जो उनके मन में होगा शायद अदालत के। अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर जो जमानत की अर्जी है वो हाई कोर्ट में ही लगेगी अपील में। और जैसा कि मैंने बोला है, अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल, तो वो एक एप्लीकेशन स्टे ऑफ कन्विक्शन की दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो सजा सुनाई गई है उसके ऊपर रोक लगा दे। यानी 22 जनवरी को जो फैसला आएगा उसके बाद वो आगे कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। अपील भी दायर कर सकते हैं, जमानत की अर्जी भी कर सकते हैं, और स्टे ऑफ कन्विक्शन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है, अलग अलग प्रावधान है। मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ लीडिंग जजमेंट्स हैं 2004 ऑनवर्ड से, जहां पर उन्होंने बोला है कि करप्शन केसेस में स्टे ऑफ कन्विक्शन नॉर्मली नहीं देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो केस मेलाफाइडी हो या बिल्कुल बैड फेथ के साथ हो। अब ये इनके फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। जांच होती है, इसकी जांच होती है बाकायदा। वो कौन करता है? कोर्ट, अदालत। कोई समिति बनाई जाती है? नहीं, हाई कोर्ट में अदालत ये सब जांच करेंगे जी, जो जज साहब होंगे। कि किसी दुर्भावना के तहत तो नहीं ये मामला? दुर्भावना के तहत तो नहीं है, क्योंकि अगर चौटाला साहब की तरफ से ये आर्गुमेंट नहीं, अभी अभय चौटाला भी आरोप लगाए थे सीबीआई के दुरुपयोग का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती घोटाले में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दोषी करार दिया गया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सहगल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अभय चौटाला ने आरोप लगाया है कि सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया है। सीबीआई पर दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। आपको लगता है कि जो आरोप लगते हैं वो सही है, या वो भी क्योंकि अपने को बचाना चाहते हैं इसलिए ये आरोप मत दिए जाते हैं? मैं समझता हूँ आज की राजनीति में जब कहीं ऐसा मसला आता है, ये बात तुरंत उठती है कि सीबीआई केंद्र के अधीन है। विपक्ष हमेशा से ये कहता रहा है। लेकिन जहाँ पे सारी चीज बिल्कुल साफ हो वहां आप उसको कैसे नकार सकते हैं? सीबीआई ने बराबर 4 वर्ष लगे हैं जांच के, हर चीज देखी गई है। उसके बाद अगर ये चीज आती है और ये तहमत लगा दी जाए कि सीबीआई उनके इशारों पे चल रही है, तो ये इसलिए बात आती है क्योंकि जो जैसे हरियाणा की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस और इनेलो बहुत बड़ा दल, तो शायद ये इस ख्याल से कि इसको पॉलिटिकली डाउन करने के लिए। लेकिन अगर अंश मात्र भी कहीं सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग होता है तो मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जब सारी चीज साफ है तो आप
सीबीआई को कहां से दोषी दे रहे हैं। ठीक। डॉक्टर गुरमीत, आज जो मामला सामने आया है, आज जो कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उसके खिलाफ इनेलो समर्थक जो है सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शन। और आपको लगता है कि एक इंडियन नेशनल लोकदल है, वो हरियाणा में अपने को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रहा है, एक राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है? नहीं, पहली बात तो देखिए ये है कि हमें ये चीज समझनी चाहिए कि ये मामला अब सीबीआई के हाथ से निकला हुआ है। सीबीआई ने अपनी बात कही, इनके वकीलों ने अपनी बात कही, अब ये मामला अदालत में है। अब आप अदालत पे तो प्रश्न नहीं उठा सकते। अभय चौटाला जी ने भी ये कहा है कि हमें न्यायपालिका पे विश्वास है। कोई भी नेता ये साहस नहीं कर सकता कि वो न्यायपालिका पे सीधी उंगली उठाए, ना ही उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका को यही माना जाता है कि वो स्वायत्त तरीके से काम करती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनेलो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो मुझे नहीं लगता उनमें कोई बहुत ज्यादा टूट फूट होगी। वो बहुत समर्पित और संगठित पार्टी है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर उनके सुप्रीमो जेल में हैं या उन्हें कोई सजा, उल्टा वो तो उसकी सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मामला, जैसे मैंने कहा, पुलिस से, जेल से, सीबीआई से आगे का है। जब अदालत से आप दोषी करार दिए जाए तो थोड़ा सा बचाव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि अगर वो उनको ऊपरी अदालत से राहत यदि मिल जाती है, फिर तो देखिए मैं देखता नहीं कि उनकी संभावनाओं में कोई बहुत असर पड़ेगा। जैसे आपने कहा मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। अगर वो इस स्थिति में है कि वो बाहर रहते हैं, बेल हो जाती है, चुनाव भी लड़ने की स्थिति में, फिर तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत राजनीतिक असर होगा। राजनीतिक असर तभी होगा जब ये दोनों व्यक्ति जो प्रमुख नेता है उन पर कोई पाबंदी लग जाए, उन्हें इस तरह से दोष साबित हो जाए और उन्हें राहत ना मिले। और उस स्थिति में भी इनेलो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ऐसा मैं आज नहीं कहता, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि जो उनके छोटे पुत्र हैं। देखिए राजनीति में मैंने आपको बताया कि ऐसी चीजें खत्म नहीं होती हैं। जो खासतौर पे जो रीजनल बड़े लीडर्स हैं, उनके आगे पीढ़ियां वही चलाती हैं। पहले देवीलाल जी थे, अब चौटाला साहब हैं। चौटाला साहब की आयु भी हो चुकी है, उन्होंने एक इनिंग और वो एक चुनाव ये माना जा रहा था कि वो और अपने दम पर अपने आप को आगे लड़के लड़ेंगे। बाद में तो उनके बेटों ने ही संभालना था। तो अब उनके बेटे किस तरह से आगे सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं क्या। लेकिन ये जो सड़कों वगैरह में प्रदर्शन की बात है, आज भी वो लोग तिहाड़ जेल में गए हुए थे अपनी एक सॉलिडेरिटी दिखाने, पर अदालत के खिलाफ प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाता है जब तक आपको पुलिस ने सीधा जेल में डाला हुआ है। कई बार ऐसा होता है, जैसे सपोज कांडा जी का केस है या कोई और केस, वहां पर आपको पुलिस या सीबीआई भी पकड़ के जेल में डाल देती है। 13 साल मामला चला है, अदालत ने करा है, अब विशेष अदालत है। सीबीआई ने भी, जैसे सर बता रहे थे कि 2008 से मामला चल रहा था, 4 साल बाद चार्जशीट का वो फ्रेम हुए, चार्जेस फ्रेम हुए, पिछले साल अदालत ने पूरा सुना। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो है वकील फिर बहस करेंगे। जांच तो सुप्रीम कोर्ट क्या, वो तो वकीलों को ही साबित करना है। जो विक्रम जी जैसे वकील होंगे, वो उनके वकील और उनके वकील वो दोबारा अपनी बात पर सुप्रीम कोर्ट अपना परसेप्शन देखेगी। कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट के फैसले को मिनटों में ऊपर की कोर्ट छोड़ा देती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, इनेलो के लिए। विक्रम जी से हम जानना चाहेंगे। विक्रम जी, 13 साल लग चुके हैं इस फैसले को आने में। अब अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। देखिए, देयर आर 2 थिंग्स। एक कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। कुछ जो डिले है वो प्रोसीजरल है, कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने डिले की होगी एविडेंस गैदर करने में, शायद कुछ डिले जब अदालत में प्रक्रिया चलती है जी, तो कोर्ट को बैलेंस करना होता है प्रोसिक्यूशन की ऑब्लिगेशंस और राइट्स विज़ द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। तो उसमें कई बार ये एक्यूज्ड अपने राइट्स एक्सरसाइज करते हैं, और क्योंकि ये वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड होगा तो कुछ समय लगना लाजमी था। अब हाई कोर्ट में भी एक सेटल्ड ट्रेंड है, एक वहां पर भी एक क्यू होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि कई बार कोर्ट अगर कन्विक्शन स्टे नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लीडिंग जजमेंट में कहा है कि करप्शन एक्ट केसेस में जहां पर आप कन्विक्शन स्टे नहीं कर रहे हैं, तो इनको प्रायोरिटी दीजिए हियरिंग की। ठीक। तो कई बार कोर्ट अगर इसको अप्रोप्रिएट कंसिडर करे तो आउट ऑफ द क्यू इसको जल्दी सुनवाई भी हो सकती है। कुछ और भी मामले हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं, क्या उन पर अब कोई असर पड़ सकता है? उन पर फैसला अब जल्दी आ सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, जो मामला इस मामले से रिलेटेड होगा तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, मगर अगर कोई मामला अनरिलेटेड है तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट केस इन इटसेल्फ, शायद इसका कोई इम्पैक्ट वैसे ना हो। सहगल जी, 2004 में जो स्थिति थी विधानसभा चुनाव में, इनेलो की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 2009 में एक तरह से वापसी की थी, 30 सीटें हासिल की। इनेलो ने काफी पकड़ जो है उनकी मजबूत हुई थी। अभी भी जो केंद्र में भ्रष्टाचारी यूपीए सरकार में लगते रहे हैं,
ये अमूमन माना जाता है कि उसका असर जब राज्यों में चुनाव होंगे तो उस पर पड़ सकता है। हालांकि हिमाचल में हम देखें तो उस पर नहीं पड़ा है, लेकिन अब हरियाणा में दोनों ही चुनाव होने हैं, लोकसभा भी और विधानसभा भी। 2009 में तो 9 सीटें ले गए, 10 में से कांग्रेस ले गई थी। अब आगे क्या समीकरण बन सकते हैं? ये जो मामले अगर कुछ ऐसे आते हैं इसी दौरान, क्योंकि 1.5 साल का वक्त तकरीबन रह गया है चुनाव में, कितना असर डाल सकते हैं? जैसा आपने हिमाचल की मिसाल पेश की, मैं समझता हूँ कि और मुद्दे भी हैं जो असर डालते हैं, लेकिन इस पर निर्भर करेगा, जैसे अभी कहा जा रहा था कि इसका नतीजा क्या निकलता है, इसकी सजा क्या होती है, इसका फैसला क्या होता है। आप ये देखिए, इससे जो बेसिक चीज जुड़ी है, 3000 से अधिक जो बेचारे जेबीटी जिन्होंने की, उनका भाग्य भी तो अधर में लटक गया। उनका अब क्या होगा, क्योंकि वो तो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं। अब फैसला तो ये करना है ना कि असली लिस्ट आप किसको मानते हैं। अगर असली लिस्ट सुप्रीम कोर्ट उसको मानती है तो उनको उनकी नौकरी चलती रहनी चाहिए, नहीं तो बर्खास्त होंगे। तो ये चीज जाहिर है इलेक्शंस में इसका साया तो पड़ेगा ही पड़ेगा। डॉक्टर गुरमीत, एक ये तो हो गया कि चलिए आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको अदालत ने दोषी करार दिया है और उस पर सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें जेबीटी जिन्होंने इस भर्ती में हिस्सा लिया था, लेकिन जो ईमानदार थे, मेरिट में थे, लेकिन उनका चुनाव नहीं हुआ, तो एक तरह से उनकी मनोस्थिति पर तो बहुत असर पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर और वो एक उम्र सीमा भी निकल चुकी होती है, जब तक 13 साल बाद फैसला आया, मेरे ख्याल से अब उनकी तो उम्र सीमा भी निकल चुकी होगी। निश्चित तौर पे ये तो पीड़ा है ही इस देश में, भ्रष्टाचार का जो असर वो तो आप हर दिन झेलते हैं लोग, जो सड़कों पे होता है या जो आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं, आप कहीं और होते हैं। ये दर्द इसलिए ज्यादा है कि जो कैरियर है, नौकरी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज होती है व्यक्ति के जीवन में, और वहां यदि आप वंचित कर दिए जाएं भेदभाव के कारण या भाई भतीजावाद के कारण, तो आपको बहुत पीड़ा होती है। और लेकिन ये कि ये एक सच्चाई है कि इस पीड़ा को लोग, हमारी युवा पीढ़ी झेलती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। नौकरियों में आपको पता है, पंजाब में भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पहले अध्यक्ष रहे वो गिरफ्तार हुए थे। हरियाणा में भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पे आरोप लगे, पूरा कमीशन सस्पेंड रहा। तो ये चीज तो कभी भी नहीं मतलब सुधरती किसी भी सरकार के वक्त। सुधरनी चाहिए। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरह का माहौल बनेगा या इस तरह के फैसले आएंगे या बड़े नेताओं को वाकई जेल जाना पड़ता है, तो उससे एक उम्मीद जरूर बनती है। जैसे जो चीज, देखिए, जो चीज हो गई वो तो हो गई। और आमतौर पे क्या होता है, जब आप कोई अपराध हो जाता है, उसके बाद आपको अगला क्या होता है कि भाई इस अपराध यदि अपराधियों को सजा मिल जाए तो हमें संतोष होगा। अक्सर ऐसा कहते हैं ना, कोई भी अपराध। अगर उस तरीके से इस मामले में इतने सारे लोग, ये देखिए, बहुत, मैं जैसे कह रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं सुना कि इतनी बड़ी संख्या में कहीं ऐसी कन्विक्शन 58 लोगों की इकट्ठे हुई हो, वो सभी लोग 57 लोग। तो ये एक बड़ा फैसला है। तो इससे जितने लोग प्रभावित हैं, जितने लोग इससे प्रभावित उस समय रहे होंगे, जरूर उनकी नजर आने वाले समय पे रहेगी कि इसको क्या उच्च अदालत इसको कैसे लेती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। वो लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब 22 जनवरी तक हमें इंतजार करना होगा कि 22 जनवरी को अदालत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, या जो हमारे एक जिसको हम कहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन, ये इसके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे। और कुछ हमारे सिस्टम में क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे डाउट जो है वो रहता है। इसलिए जो राजनीतिक केस हैं, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, चाहे जिनमें कन्विक्शन भी अभी हो गई है, क्योंकि दीज आर ऑल गोइंग टू बी सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ अपील, तो एक एरिया ऑफ डिबेट हमेशा रहता है कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं था, और क्या ये वाकई में ऐसा केस है जहां पर एक आपके पास बियॉन्ड द शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट वो एविडेंस था, या कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कुछ राजनीतिक दबाव में तो ये केस नहीं किया है। शायद इन सब की जांच के बाद ही आज जो भी अदालत ने फैसला सुनाया वो आया होगा। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले साल लोकसभा चुनाव तो होने ही है, साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और ऐसे में आज जब इनेलो सुप्रीमो पर भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए गए हैं, तो क्या इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, या फिर इस अंतराल में पार्टी खुद को पाक साफ साबित करने में कामयाब हो पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ आज का प्राइम डिबेट हम यही खत्म करते हैं। नमस्कार।